हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गया हूँ सोल लैंड 2 का एपिसोड 167। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हुओ यूहाओ अपने दुश्मनों पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। उसके दुश्मन शांग और लाओशु अपनी आर्मी के साथ आगे बढ़ रहे थे एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाकर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब आर्मी थकने लगी थी और उनमें डर और खौफ बढ़ने लगा था, जिससे वो पैनिक होने लगते हैं। तभी आर्मी कमांडर आकर उनसे कहता है कि आर्मी को थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, वरना ऐसे ही हम यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। तो लाओशु और शांग कुछ प्लान करते हैं ताकि वो अपने दुश्मन को पकड़ भी सकें और उनकी आर्मी थोड़ा रेस्ट भी कर ले। जबकि दूसरी तरफ हम वांग टोंग को देखते हैं, जो हुओ यूहाओ से कहने लगी थी कि शायद वो रेस्ट कर रहे हैं और कोई प्लान बना रहे हैं हमें पकड़ने के लिए, हमें उनके सामने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके दुश्मन ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि हुओ यूहाओ और वांग टोंग इनविजिबल हो सकते हैं, उनके पास ये पावर्स हैं। लेकिन हुओ यूहाओ बोलता है कि मैं ये मौका जाया नहीं करूंगा। अब आगे न्यू एपिसोड के स्टार्ट में हम शांग को देखते हैं, जो फिर से ये कहने लगा था कि हमारा दुश्मन इनविजिबल हो सकता है, किसी तरह उन्हें अपने सामने लेकर आओ और अटैक में बिजी कर दो। जब वो अटैक में बिजी हो जाएंगे तो उसके बाद हम पूरे एरिया में फायर को बिखेर देंगे, हर तरफ आग लग जाएगी, तो उनको पकड़ना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा और बहुत जल्द वो मारे जाएंगे। हम पहले से ही रेडी होंगे, जैसे ही वो हमारे निशाने पे आएंगे और उस पॉइंट पे जो हमने सोचा होगा हम अचानक से स्ट्राइक कर देंगे, हमारे दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। और अगर वो जिंदा बच भी गए तब भी वो इतनी बुरी तरह इंजर्ड हो जाएंगे कि हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और लाओशु बोलता है कि हाँ, उसके बाद आप, मैं और बाकी 4 कमांडर जो कि आर्मी टीम के हैं, वो एक लिंक अटैक करेंगे और बाकी की आर्मी हमें फायर प्रोवाइड करेगी, जिसके बाद उनका बचना नामुमकिन हो जाएगा और हमारे बनाए गए जाल से वो अब नहीं निकल सकते। ये सोचते हुए वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करने लगे थे कि अब तो उनका दुश्मन मारा ही जाएगा। अब 6 घंटे गुजरने के बाद भी जैसे ही उनके एनिमी उन्हें नज़र नहीं आते, तो लाओशु और शांग काफ़ी ज़्यादा घबराने लगे थे कि 6 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन हमारा दुश्मन अभी भी हमारे सामने नहीं आया। वो कब तक हमें छुकर बैठ कर देखता रहेगा? हमारी आर्मी काफ़ी ज़्यादा थक गई है, ऐसे तो हम लोग सच में पकड़े जाएंगे। और अगर ज़्यादा देर वो हमारे सामने नहीं आया और हमारे जाल में नहीं फंसा तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और शांग कहता है कि मैंने बहुत दफ़ा ब्रेकआउट के बारे में सोचा, लेकिन क्लास 9 सोल इंजीनियर और हाइपर डुओ के सामने हमारा ऐसे खड़े हो पाना मुश्किल होगा। वो हमें परस्यू कर रहे हैं, इसीलिए हम तब तक सेफ हैं जब तक हम साथ रहें। लेकिन अगर हम मूव करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे हाफ से ज़्यादा सोल इंजीनियर्स को हम खो देंगे। तभी एक कमांडर भागता हुआ शांग के पास आता है और उसे कहने लगा था कि मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है। हमारे सोल डिटेक्शन टूल से हमने किसी को अपनी तरफ आता हुआ देखा है, कोई तो हमें अप्रोच कर रहा है। तभी शांग कहता है कि क्या वो 2 हैं? तो इस पर आर्मी कमांडर कहने लगा था कि वो बहुत सारे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या वो हमारे दुश्मन होंगे। ये बात सुनते हुए लाओशु भी जल्दी से खड़ा हो गया था और कहता है कि कहीं उनकी रीइंफोर्समेंट टीम तो नहीं आ गई और वो आर्मी के साथ हम पर अटैक करने वाले हों। और अब शांग और लाओशु मिलकर सोचने लगे थे कि कहीं डू स्पिरिट आर्मी जो है वो श्रेक एकेडमी को सपोर्ट तो नहीं कर रही। और शांग कहने लगा था कि जितना बुरा हो जाए हमें बुरे से बुरे के लिए रेडी रहना चाहिए, अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद वो ईवल आई टायरेंट सोल ग्रुप को बोलता है कि फायर करना स्टार्ट करो अपनी सोल रेस को। अब शांग ये चाहता था कि आसपास का सारा एरिया क्लियर हो जाए ताकि उन्हें हर चीज साफ साफ नजर आने लगे। और जो भी आर्मी रेस्ट कर रही थी, शांग सबको उठने के लिए बोलता है ताकि वो बैटल के लिए रेडी हो सकें। आर्मी बिल्कुल वैसा ही करती है और ट्रीज जितने भी थे वो सब कट डाउन करने लगी थी ताकि वो आसपास के एरिया को क्लियर करके अपने दुश्मन को बहुत ही आसानी से देख सकें। और फिर वो और भी ज्यादा घबराने लगती है कि आखिर ये क्या चीज है जो हमारी तरफ बढ़ रही है। दूसरी तरफ हम हुओ यूहाओ को देखते हैं, जो स्केलेटन अबोमिनेशंस का यूज करने लगा था, जो कि बोन ड्रैगन्स और हेडलेस नाइट थे। अब वो सभी होली स्पिरिट कल्ट से बिलोंग करते थे। और हुओ यूहाओ ये भी बताने लगा था कि मेरे पास इतने ज्यादा हैं, जितना मैं चाहूं उतने को यूज कर सकता हूं। आर्मी उन्हें देखकर घबराने लगती है और तभी लाओशु कहने लगा था कि मुझे अब समझ आ गया है कि ये क्या है, और अटैक करने लगा था और बताता है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये क्लास 9 डिकम्पोजिशन कैनन्स हैं। चाहे कुछ भी हो जाए हमें इनसे हार नहीं माननी है। ये वो सीक्रेट वेपन्स हैं जो कि हमारा दुश्मन हमारे सामने यूज कर रहा है। और उसके बाद उन्हें यह भी पता चल गया था कि वो होली स्पिरिट कल्ट से हैं, जिसमें कुछ ईवल सोल मास्टर्स भी मौजूद थे। और वो सोचने लगता है कि जब शांग ने मुझे बोला था कि हमें ईवल कल्ट को ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो तब मैंने उसको अपोज किया था कि नहीं, हम उसको कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो मेरा फैसला सबसे बड़ा गलत फैसला था और अब मुझे डर है कि ये हमें खत्म कर देंगे। जब हम डू स्पिरिट एम्पायर में हैं, मुझे वो फैसला तब नहीं करना चाहिए था और ईवल कल्ट
को ज्वाइन कर लेना चाहिए था। अब शियांग सोचने लगता है कि इंपीरियल ट्यूटर जोंगली तो हमेशा से ही मार्शल्स के साथ बहुत ज़्यादा ऑड रहा है, और दूसरी तरफ लाओशु कहने लगा था कि वो सिर्फ हमारे कमांडर्स को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी आर्मी वीक हो जाए। हमारा दुश्मन इवल सोल मास्टर्स को सिर्फ इसीलिए लेकर आया है ताकि हमारी आर्मी को वो नुकसान पहुंचा सके। वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन हमारी आर्मी अगर वीक हो गई तो हमारा मरना फिर तय है। ये सारी बातें करते हुए वो सामने इवल सोल मास्टर्स को मारने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा थे कि एक साथ वो उनको ख़त्म नहीं कर सकते थे। और तभी शांग बोलता है कि हमें मारना इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है, इनको वो सब दे दो जो कि तुम लोगों को मिला था। अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें जो देना पड़े वो दे दो। तो आर्मी कहती है कि जी सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन बहुत से आर्मी पर्सन्स मरने लगे थे, और इसके साथ वो ये भी देखते हैं कि बहुत सारे क्रीचर्स उस तरफ आ रहे थे और नॉर्थ साइड पे उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी और वहाँ के आर्मी पर्सन्स काफ़ी ज़्यादा मर चुके थे। अब वो क्रीचर्स इतने ज़्यादा थे कि उन्हें देखते हुए लाओशु बोलता है कि क्या ये कभी रुक पाएंगे या हम इनका सामना कर भी पाएंगे? मुझे तो नहीं लगा, ये बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी तरफ हम हुओ युहाओ को देखते हैं जो कि वांगटोंग से कहने लगा था कि जाहिर है ये हमेशा के लिए थोड़ी ना है। तो वांगटोंग कहती है कि ये फिर खुद को रिफॉर्म कैसे कर रहे हैं? जाहिर है इनको कंटिन्यूअसली भेजने के लिए और इतने ज़्यादा क्रीचर्स को यूज़ करने के लिए एक एंडलेस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए। तो वो इतनी ज़्यादा एनर्जी तुम कहाँ से लेके आए हो? तुम्हें कैसे मिली इतनी ज़्यादा एनर्जी? मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, और ना ही तुमने मुझे इस एनर्जी के बारे में बताया। तो हुओ युहाओ कहने लगा था कि ये सब मेरे टीचर इलेक्ट्रोलक्स की वजह से हो रहा है, जिन्होंने एक ऐसी तकनीक बनाई थी जिसमें हम स्पेक्ट्रल डेमिपेन एनर्जी साइकिल को रीबिल्ड कर सकते हैं। ये जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे फाइट करने की, उतना ज़्यादा ही वो क्रीचर्स इनको मारने के लिए आएंगे। तो तभी वांगटोंग कहती है कि इस आर्मी के 3000 लोग तो डेमिपेन में रह चुके हैं, तो इन्होंने वहाँ पर अपनी कैपेसिटी ऑफ एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ा भी लिया होगा। और हु युहाओ बोलता है कि ये लाइफ और डेथ की गेम है, लेकिन वो सोल इंजीनियर्स जिन्होंने इतनी ज़्यादा जानें ली, उन्हें अपनी जान देकर ही इसका खमियाजा भुगतना होगा। उन्हें उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मैं किसी भी सूरत उनको माफ़ करने वाला नहीं हूँ। अब फाइट करते हुए लाओशु को कुछ गलत महसूस होता है और वो कहने लगा था कि शांग, मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है। और शांग कहने लगा था कि फायर के रेट को कम कर दो, ईवल आई टायरेंट सोल ग्रुप को। वो बोलता है कि फायर को रोक दो और रेस्ट करो, लेकिन आर्मी तो रुक ही नहीं रही थी। और तभी लाओशु कहता है कि तुम्हारे कमांडर ने ऑर्डर दिया है कि फायर को रोक दो और रेस्ट करो, तुम्हें ये बात सुनाई नहीं दी क्या? लेकिन हम उन आर्मी पर्सन्स की आंखों को देखते हैं जो कि रेड हो चुकी थी, जैसा कि वो भी मॉन्स्टर्स बन चुके हों। तभी शांग अपनी एनर्जी का यूज करता है ताकि वो आर्मी को रोक सके, लेकिन वो देखने लगा था कि उसका असर तो पूरी आर्मी पर ही हो चुका था। और वो कहता है कि इन क्रीचर्स की वजह से इनके अंदर डर, खौफ और प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे तो या तो ये मारे जाएंगे और हमें भी मरवा देंगे, लेकिन हमारी बात नहीं सुनेंगे। शांग आर्मी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको रोक ही नहीं पा रहा था। और वो कहता है कि ऐसे तो हम पूरी आर्मी पर ही अपना कंट्रोल खो देंगे, अब हमें क्या करना चाहिए? आर्मी तो किसी तरह से भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और कुछ देर के बाद लाओशु और शांग देखते हैं कि हर तरफ से वो क्रीचर्स खत्म हो गए थे, और तभी वो आर्मी फायर करना बंद कर देती है। और तब आर्मी को देखते हैं कि आर्मी काफी ज्यादा थक गई थी और उनकी सोल पावर भी ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी थी। तभी शांग कहता है कि जल्दी से रीग्रुप हो जाओ और अपनी सोल पावर को रिकवर करना स्टार्ट कर दो। और हम देखते हैं कि आर्मी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, और वो इस हालत में नहीं थी कि वो खुद को रिकवर भी कर पाए। हुओ युहाओ जब ये देखता है तो उसके फेस पे स्माइल आ गई थी और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम रेस्ट कर पाओगे? मैं तुम्हें इतना मौका ही नहीं दूंगा। और उसके बाद दोबारा से उसने इवल सोल मास्टर्स को भेजना स्टार्ट कर दिया था। और जैसे ही सोल डिटेक्शन टूल उन्हें ये बात बताता है कि उनके आसपास फिर से बहुत सारे क्रीचर्स हैं, तो उनको देखते हुए शांग और लाओशु सोचने लगे थे कि इतने सारे फिर से कहाँ से आ गए। अब वो बेचारे ये समझ नहीं पा रहे थे कि इतने ज़्यादा सोल क्रीचर्स किसके पास हो सकते हैं, और वो सोल क्रीचर्स उनकी तरफ बढ़ने लगे थे उन पे अटैक करने के लिए। और इस वक्त तो आर्मी इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि उनकी सोल पावर इस काबिल ही नहीं थी कि वो अटैक कर पाएँ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक फैल जाता है, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी सोल पावर ख़त्म हो चुकी है और अब वो काउंटर अटैक भी नहीं कर सकते और ना ही उन मॉन्स्टर्स को वो रोक पाएंगे। तो अपनी जान बचाने के लिए वो सब के सब भागने लगते हैं, और कुछ में इतना ज़्यादा पैनिक फैल गया था कि वो अपनी ही जानें लेने लगे थे। और ये देखते हुए शांग बोलता है कि सिचुएशन तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, अब इसको मैं तो हैंडल नहीं कर पाऊंगा। और ये देखते हुए हुओ युहाओ कहने लगा था कि वो हाथ जो कि नेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी 2 उंगलियां तो वो खो चुके हैं। शांग, तुम्हें होली स्पिरिट कल्ट की तरफ से ये गिफ्ट कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये जरूर पसंद आया होगा, आना भी चाहिए। आखिर तुम्हारे दुश्मन की तरफ से इतनी अच्छी चीज जो मिली है तुम्हें। लाओशु बोलता है कि जो भी हार मानेगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। तभी शांग भागते हुए उसके पास आया था और उसे कहने लगा था कि लाओशु,
हम इनको ऐसे नहीं रोक सकते। इनके अंदर डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अगर हमने इन्हें ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की तो ये बगावत कर बैठेंगे। और तुम जानते हो ना कि फिर क्या होगा, हम अपनी ही आर्मी के हाथों मारे जाएंगे। दुश्मन के हाथों तो मरना ही है। ये अटैक कुछ भी नहीं है, बल्कि इसके बजाय अगर 10 और 100 टाइम्स भी अटैक हो जाए वो भी मैटर नहीं करते। लेकिन हम लाओशु को देखते हैं जो कि पागलों की तरह हंसने लगा था और उसे देखते हुए श्यांग कहता है कि ये भी पागल हो गया है, ये बेवकूफ़ क्यों पैनिक कर रहा है। आर्मी तो पैनिक कर जाए, इसको पैनिक नहीं करना चाहिए था। और लाओशु ने आगे बढ़ते हुए अपनी डूम्सडे जजमेंट टेक्निक को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। और तभी एक आर्मी पर्सन बोलता है कि ये तो क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल है। और तभी लाओशु फिर से कहने लगा था कि तुम लोग भूल गए हो कि हम कौन हैं। सन मून एम्पायर्स हैंड, जो कि पूरी नेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। हम दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज में से एक हैं और हम हार मान जाएं ऐसा कभी भी नहीं हो सका। और तभी वो उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करने लगा था और यही तो हुओ युहाओ चाहता था कि वो अपनी सारी पावर यहीं पर ही लगा दें। वो अटैक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और उस शेल ने न सिर्फ वहाँ खड़े मॉन्स्टर क्रीचर्स को ख़त्म किया बल्कि उसके अपने आर्मी के बहुत सारे मेंबर्स को ख़त्म कर दिया था। और आग हर तरफ फैल गई थी और हमें आर्मी पर्सन्स की चीखें भी वहाँ पर सुनने को मिलती हैं। जिसके बाद वो सब देखते हैं कि वहाँ के क्रीचर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे और आर्मी का पैनिक भी कुछ कम हो जाता है। तो लाओशु नीचे की तरफ आता है और सब उसे शाबाशी देने लगे थे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था कि मुझे अपने ये क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल को यूज़ नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत जल्दी कर दी इसको यूज़ करने में, क्योंकि हमारा दुश्मन अभी भी हमारे सामने नहीं आया है। वो कब अपीयर हो जाए मुझे नहीं पता और मैं दोबारा इसको यूज़ भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हमारी आर्मी इस वक्त इतने पैनिक में है कि मुझे उनके मोराल को हाई करना होगा। और अगर वो मोटिवेटेड ना हुए और उनका मोराल हाई ना हुआ और अगर उन्होंने पहले ही हार मान ली तो हमारे दुश्मन के सामने आने से पहले ही हम सब खत्म हो जाएंगे। चलो, इवल सोल मास्टर की एक ट्रिक में तो हम कामयाब हो ही गए हैं। अब उन्हें देखते हुए वांग टोंग सोचने लगी थी कि क्या उन्होंने सच में क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल को यूज कर लिया। तभी हुओ युहाओ भी उसके साथ आ गया था और वो कहने लगी थी कि अच्छी बात यह है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल डिटेक्शन ने पूरी बैटल फील्ड को ही कवर कर रखा है, इसीलिए हम उस कैनन शेल की फायर लाइन से बहुत ईजिली बच गए हैं और उससे बहुत ज़्यादा दूर भी थे और हमारे क्रीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा दूर थे उससे। और हुओ युहाओ कहने लगा था कि मेरे पास भी क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल है, लेकिन ये इतने काबिल नहीं है कि उनके लिए मैं अपने कैनन शेल को वेस्ट कर दूं। ये कहते हुए हुओ युहाओ खड़ा हो गया था और वांग टोंग भी खड़े होते हुए बोलती है कि क्या मतलब, हमने उनको इतना पागल कर दिया और इतना पैनिक कर दिया कि उन्हें क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल अभी ही यूज करना पड़ गया। अभी तो रियल फाइट स्टार्ट भी नहीं हुई। और हुओ युहाओ कहता है कि अभी तो कुछ भी नहीं, हमें इस प्रेशर को ऐसे ही मेंटेन रखना होगा और कोई नई टैक्टिक यूज करनी होगी, क्योंकि अब ये पुरानी हो गई है। उन्होंने बैरियर, ब्लॉक एनर्जी और मेंटल अटैक्स को लिंक कर लिया है, लेकिन ये टेम्परेचर को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे और ना ही कर सकते हैं। और हुओ युहाओ अपने उन इवल सोल मास्टर्स को ऑर्डर देता है कि पीछे हट जाओ। तो सारे मास्टर्स ही पीछे हट गए थे और इवल सोल मास्टर आर्मी को पीछे हटता देख श्यांग की आर्मी और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाती है और उनका मोराल और भी ज्यादा हाई हो गया था और वो कहने लगे सर्टेन दुश्मन पीछे हट रहा है, हम जीत गए। तभी श्यांग सबको ऑर्डर देता है कि तुम लोग रेस्ट कर लो, क्योंकि तुम सब काफी ज्यादा थक चुके हो। और इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर्स को बोलता है कि डिफेंसिव बैरियर को मेंटेन करना स्टार्ट करो, वरना हम पर कभी भी दोबारा अटैक हो जाएगा। और इवल आई टायरेंट सोल ग्रुप को रेस्ट करने को बोलता है, लेकिन अभी भी डिफेंसिव बैरियर बनाने के बाद में आर्मी के दिल में बहुत ज्यादा डर बैठ चुका था और जो आर्मी रेस्ट कर रही थी उनकी हालत भी काफी ज्यादा खराब थी और उनको भी वही अटैक्स बार बार सुनाई दे रहे थे। कुछ तो ड्रीम देख रहे थे कि उन पे दोबारा से अटैक हो रहा है, लेकिन जैसे ही डर कर उठते हैं तो आसपास ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसे तो वो कभी भी रेस्ट नहीं कर पाते और कुछ ही देर में वो देखते हैं कि बर्फ गिरने लगी थी, यानी कि अब वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर्दी इतनी ज्यादा बढ़ने वाली थी कि वो कभी भी अपने माइंड को ना तो क्लियर कर पाते और ना ही काम। आर्मी अपने आप को थोड़ा वार्म रखने के लिए आग जलाने लगती है और वो सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो ऑटम चल रहा है, इतनी जल्दी विंटर कैसे आ गया यहाँ पर, कभी भी इतनी जल्दी सर्दियाँ नहीं आई, तो इस बार इतनी जल्दी सर्दी कैसे आ गई है। और लाओशु श्यांग से कहने लगा था कि मास्टर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मिशन जो कि हमने स्टार्ट किया था, स्टार्ट में इतना स्मूथली गुजरा लेकिन एंड में इतना खराब हो जाएगा। और श्यांग कहने लगा था कि फिक्र मत करो, एक दफ़ा हम यहाँ से निकल जाएं, होली स्पिरिट कल्ट को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उनको ख़त्म करके ही मैं सांस लूंगा। उन्हें क्या लगता है कि हमें यहाँ पर फांसा कर वो जीत जाएंगे, हमें जितना मर्जी तंग कर लें वो हमें ख़त्म नहीं कर सकते, कि ये बात तुम भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो लाओशु। और लाओशु कहता है कि उन्होंने हमारी पीठ पे वार किया है, वो भी मिशन के दौरान, ये बात आप समझ रहे हैं ना। और ये बैटल और ये फाइट हमें इस वक्त मौत के करीब ला चुकी है। उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने किससे पंगा लिया है, उनकी हिम्मत भी कैसे हुई कि वो एक बीस्ट लॉर्ड रैंक सोल इंजीनियर को प्रोवोक कर सकें।
अगर वो हमारे अटैक से जिंदा बच भी गए तब भी हम उनको इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि वो दोबारा कभी हमारा सामना भी कर पाएं। इस अटैक के बाद वो रिग्रेट करेंगे कि उन्होंने हमारा सामना किया ही क्यों। तभी शियांग कहने लगा था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो दो हैं जो कि इनविजिबल हो सकते हैं। अगर वो हमारे सामने न आए या हम उनको पकड़ ना पाए तो हम किसी भी सूरत जीत नहीं सकते। ये बात तुम भी जानते हो लाओशु। हमारे सोल इंजीनियर्स अगर उनको पकड़ने में कामयाब हो भी गए फिर भी हमारी आधी से ज्यादा आर्मी मर जाएगी। और लाओशु कहने लगा था कि आप फिक्र मत करें, मेरी क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल से उनको जरूर कुछ न कुछ इंजरी तो आई ही होगी। वो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं करेंगे कि हम पर अटैक कर पाएं। और आप जानते हैं कि उस कैनन शेल से कितनी दूर तक अटैक जाता है, वो उससे बचने में कामयाब नहीं हो पाए होंगे। और हो सकता है कि उस अटैक से डर कर वो अब तक भाग भी चुके हों और दोबारा अटैक करने का सोचें भी ना। और शियांग भी अब थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया था और कहता है कि हाँ बस तुम रेस्ट करो और आर्मी को बोलो कि वो भी अपने माइंड को काम और क्लियर करके रेस्ट करना स्टार्ट कर दें और हम दोबारा मूव करना स्टार्ट करेंगे जब हमारी पावर दोबारा से रिस्टोर हो जाए। हम देखते हैं कि आर्मी को काफ़ी ज़्यादा ही ठंड लगने लग गई थी और उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें भी नहीं थी कि वो खुद को वार्म रख सके। कुछ टाइम के बाद शियांग खड़ा होता है और कहने लगा था कि वक्त आ गया है और फिर सबको ऑर्डर देता है कि डिफेंसिव बैरियर को ख़त्म कर दो और विथड्रॉ करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद उनका दुश्मन अब तक ख़त्म हो चुका है। अब जैसे ही वो डिफेंसिव बैरियर को ख़त्म करते हैं तो शियांग तो ये देखकर हैरान ही रह गया था कि सिर्फ 4 घंटों के अंदर इतनी ज़्यादा स्नो। और लाओशु अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि अपनी सोल रेस का यूज़ करो ताकि हम इन आइस वॉल्स को ब्लास्ट कर सकें। लाओशु के ऑर्डर पर वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं और सोल रेस का यूज़ करने लगे थे ताकि आइस वॉल को ब्रेक कर सकें। लेकिन जैसे ही वो आइस वॉल को ब्रेक करते हैं तो टेम्परेचर बहुत ही जल्दी गिरने लगा था और आर्मी वहां से बचकर भागने लगी है। लेकिन जो जो उन रेज की लपेट में आया था वो बर्फ में लिपटा चला गया था और आइस उन्हें ऐसे कवर कर लेती है और फ्रीज कर देती है जैसे वो स्नोमैन हो। और वो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि इतनी जल्दी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पर कैसे चला गया। शियांग और लाओशु अपनी बची हुई आर्मी को ऑर्डर देते हैं कि जल्दी से यहाँ से भागो और वो फ्लाई करते हुए वहां से भागने ही वाले थे। लेकिन तभी हम हुओ युहाओ को देखते हैं जो कि आइस एक्सप्लोजन टेक्निक का यूज करता है और उसने वहां पर आइस ब्लास्ट कर दिए थे जिसमें वो सभी फंस चुके थे। लाओशु और शियांग तो अपनी शील्ड में फंस जाते हैं लेकिन बाकी आर्मी उस एक्सप्लोजन की लपेट में आ चुकी थी। इसके बाद हुओ युहाओ अपने प्लान को याद करता है कि जब उसने वांग टोंग को बताया था कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। सबसे पहले तो हम उन पे सॉल अटैक्स करेंगे और जब सॉल अटैक करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा थक जाएंगे तो हम इवल सोल मास्टर्स का यूज़ करते हुए उनके ऊपर और अटैक करेंगे जिससे उनका मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। और जब वो बहुत ज़्यादा मेंटली थक जाएंगे तो फिर हम उन पे टेम्परेचर अटैक करेंगे जिससे हम उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दें और सारा इल्ज़ाम आए होली स्पिरिट कल्ट पर। ये सुनते हुए शियांग कहने लगा था कि होली स्पिरिट कल्ट, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना होगा जो तुम मेरे साथ कर रहे हो। लाओशु वहाँ पर आते हुए शियांग से कहने लगा था कि पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, इतना गुस्सा करने से अभी हमारा ही नुकसान हो जाएगा। और तभी उन्हें आर्मी कमांडर की आवाज़ सुनाई देती है तो लाओशु भागते हुए उसके पास गया था लेकिन वो आर्मी कमांडर वहीं पर अपना दम तोड़ देता है और उसके मरने पर लाओशु और भी ज़्यादा सैड हो जाता है और कहने लगा था कि फिक्र मत करो, मैं इस होली स्पिरिट कल्ट से तुम्हारा बदला लेके रहूंगा। एक दफ़ा मुझे वापस आ लेने दो, इस होली स्पिरिट कल्ट को तो मैं खून में नहला दूंगा। इनको हिसाब देना होगा मेरी आर्मी को ख़त्म करने का। तभी लाओशु को एक आवाज़ सुनाई देती है कि मिस्टर लाओशु, तुम्हारे पास ये जो क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल है इसको तब तक मैं रख लेता हूँ। लाओशु को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था लेकिन इतने में हुओ युहाओ कुछ आइस टेक्निक्स का यूज़ करता है जिससे उसने पूरी तरह से लाओशु को फ्रीज कर दिया था। शियांग आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन बर्फ का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उसे पीछे धकेल दिया था। अब शियांग भागते हुए जाता है लाओशु की तरफ और वो रोने लगा था क्योंकि उसका एक वाहिद साथी भी खत्म हो गया और चीखते हुए बोलता है कि होली स्पिरिट कल्ट, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें इसका बदला देना होगा, मैं बदला लेने आऊंगा और तुम सबको खत्म कर दूंगा। तो वांग टोंग उसकी आवाज़ें सुनते हुए कहने लगी थी कि हुओ युहाओ, हम इसको भी खत्म क्यों नहीं कर देते, अभी तो हम इसको इजीली मार सकते हैं। लेकिन हुओ युहाओ कहने लगा था कि एक बीस्ट लॉर्ड सोल इंजीनियर, ऐसा कमांडर जो कि पूरी तरह से घबरा चुका है, इसका जिंदा रहना और ऐसे डरना मुझे ज़्यादा मज़ा देगा एज कम्पेयर टू इसका मर जाना। इसको मारकर मुझे वो सुकून नहीं मिलेगा जो इसको जिंदा देकर ऐसे तड़पते हुए मिलेगा। इसने मेरे लोगों को मारा था, अब इसको एहसास होगा कि जब अपने मरते हैं तो तब कैसा फील होता है। अब इसके अकॉर्डिंग इसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो होली स्पिरिट कल्ट ने ही किया है, तो फिर हुओ युहाओ को ये क्या ही बोल देगा आकर। चलो डुलिंग सिटी वापस, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और ये कहते हुए वांग टोंग को लेके वो वहां से चला गया था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं शियांग को जो कि वहीं पे बैठकर बच्चों की तरह रोने लगा था और मेंटली वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड
एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप सबको क्या लगता है कि क्या सच में हुओ यूहाओ ने शांग को जिंदा छोड़कर सही किया या फिर गलत? क्या उसको शांग का यहीं पे मार देना चाहिए था या फिर उसे जिंदा छोड़कर वो एक अच्छा फैसला करके गया है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलती रहें। अब क्या शांग वापस आएगा अपना बदला लेने के लिए? अपने ख्यालात कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।